हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपेक्स कैरियर क्लासेस आगरा में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की पहली क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि रीजनिंग के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें करना होता है। चलिए पहले हम जानते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में अगर हम देखते हैं तो पहली बात ये कि ये दो तरीके की होती है। पहली होती है वर्बल, जिसे हम कहते हैं, और एक होती है हमारी नॉन वर्बल। वर्बल बोलते हैं यानी कि भाषिक। भाषिक का मतलब जिसमें कोई लैंग्वेज दी हो, कोई भाषा का यूज हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाषिक। और नॉन वर्बल जैसा कि लिख रहा है, जिसमें हम बोलेंगे हिंदी में अभाषिक। और अभाषिक का मतलब जिसमें कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं होगा। यहाँ पर हमें आकृतियां दी गई होंगी, उन आकृतियों में से हमें आंसर बताना होगा कि हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन हम पहले नॉन वर्बल को नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे वर्बल को। और वर्बल के अंदर हम आज पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डांस। पहला टॉपिक है हमारा डांस। डांस यानी कि पासा। डांस यानी कि पासा। देखिए पासा क्या होता है। आप सभी ने घर में लूडो तो खेला ही होगा, सभी ने खेला होगा। जो हमारा लूडो होता है वही हमारा पासा कहलाता है, जिसमें हमें पता है कि कितनी सतह होती हैं, कितने नंबर दिखाई देते हैं हमें? 6 नंबर होते हैं। 6 नंबर होते हैं, इसका मतलब उसमें सतह कितनी होती है, सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा पासा है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा होगा 6 सतह। कौन सी? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमें 6 सतह दिखाई देती हैं, जिन पर हमें पता है यहाँ पर 1 डॉट होगा, यहाँ पर 2 डॉट होंगे, यहाँ पर 3 डॉट होंगे, यहाँ पर 4 डॉट होंगे, इस तरीके से 5 भी होंगे और 6 भी होंगे। लेकिन एग्जाम में हमें इस तरीके का डाइस दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने इस तरीके का डाइस हमें दिया है, तो इसमें तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। वो हमसे पूछे कि मां बताइए कि एक के जो विपरीत सतह होगी या एक के सामने जो सतह होगी उस पर क्या अंक होगा, तो हमें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक के सामने ये वाली सतह है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 3 होगा। और जब अगर इस तरीके से वो देगा तो इसमें तो कुछ बताने के लिए रहा ही नहीं। इसलिए एग्जामिनर हमें इस तरीके से ना देकर वो हमें कुछ इस तरीके से आकृति मिलती है, जिसमें हमें केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। 3 सतह दिखाई देती हैं, इसका मतलब इसमें हमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है। हमें कौन कौन सी सतह दिखाई दी? केवल 3 सतह। और 3 सतह ऐसी होंगी जो इसके पीछे होंगी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही होंगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर वाली सतह पर 1 है, तो इसके नीचे वाली सतह जो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, उस पर क्या नंबर होगा ये हमें बताना होगा। चलिए इसे कैसे करेंगे? देखिए, ये जो 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी कि ये वाली सतह इससे जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में निकटवर्ती सतह हैं। ये दोनों सतह आपस में जुड़ी हुई हैं, हम ये कहेंगे ये दोनों निकटवर्ती हैं। और ऐसे ही ये भी जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये भी आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो 3 सतह हमें दिखाई देती हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो ये आपस में निकटवर्ती सतह कहलाती हैं। अब हमें पता करना है जैसे कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है वो किस तरीके का डाइस का है। किस तरीके के डाइस का मतलब है कि अगर हम डाइस को डिवाइड करते हैं तो डाइस हमारा 2 तरीके के में डिवाइड हो जाता है। पहला जो हमारा डाइस होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है हिंदी में मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। और दूसरा जो हमारा डाइस होता है वो होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि गैर मानक पासा। गैर मानक पासा। चलिए अब हमें पता चला कि हमारे पास 2 डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉर्मल डाइस। और हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस तरीके से दिया होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, एक आकृति दी गई है जिसमें एक सतह पर 1 लिखा है, एक पर 2 लिखा है और एक पर 3 लिखा है। और वो हमसे पूछता है कि बताइए पासे के नीचे दिए गए पासे में 1 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास डाइस दिया है वो किस तरीके का है। जब
हम लूडो खरीद के लाते हैं या कोई भी डाइस बाजार से खरीद के लाते हैं, तो वो कौन सा वाला डाइस होता है? वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस क्यों होता है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो पहचान है स्टैंडर्ड डाइस की, जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है, हम जैसे इस डाइस को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों निकटवर्ती सतहों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिला? 3 मिला। इन्हें जोड़ा तो क्या मिला? 5 मिला। इन्हें जोड़ा तो क्या मिला? 4 मिला। तो जो स्टैंडर्ड डाइस की हमारी पहचान होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम पता कर सकते हैं कि डाइस किस तरीके का है, वो ये होती है कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। पहचान हमारी क्या है स्टैंडर्ड डाइस की? कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कि एक और 2 को जोड़ा तो हमें 3 मिला, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 मिला, और एक और 3 को जोड़ा तो 4 मिला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी हमें 7 नहीं मिला दो सतहों को जोड़ने पर, इसका मतलब ये डाइस हमारा कैसा होगा? स्टैंडर्ड होगा। क्लियर है? पहचान समझ में आई? कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, तो वो डाइस हमारा कैसा होता है? स्टैंडर्ड होता है। और जब हमें ये पता चल चुका है कि हमारा जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है, तो हम अगर बात करता है कि भाई एक के अपोजिट क्या होगा, तो इसका जो रूल होगा वो हम निकालेंगे। रूल हमारा क्या कहता है? रूल हमारा कहता है कि हमेशा विपरीत सतहों का योग सात होगा। समझ में आई बात? पहचान कहती है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन रूल हमारा कहता है कि हमेशा जो विपरीत सतह होंगी उनका योग हमेशा 7 होगा। अब हमें यह पता चला कि जब विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक के अपोजिट अगर वो पूछ रहा है, तो क्या अगर हम इसमें जोड़ दें जिससे हमें 7 मिल जाए, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम एक में 6 जोड़ दें, यानी कि 1 और 6 दोनों अपोजिट होंगे, तभी 1 और 6 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि एक के अपोजिट जो विपरीत सतह होगी उस पर क्या होगा? 6 होगा। सेम अगर वो पूछता आपसे 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हम कहते हैं कि भाई 3 के अपोजिट 4 होगा, और 2 के अपोजिट अगर वो हमसे पूछता तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जब भी डाइस स्टैंडर्ड होगा, जब भी डाइस हमारा स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में हमारी जो वैल्यू होंगी वो फिक्स होंगी कि 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है। क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है वो आपको अल्फा रेट दे, लेकिन वो कभी भी एक डाइस में अल्फा रेट नहीं देगा, या फिर अगर देगा तो आपको लिख के देगा कि A to F तक की बात हो रही है। चलिए उसके बाद देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 है, 6 है और 4 है, ये क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। तो हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कि डाइस कैसा है। डाइस कैसा दिया है देखो, चेक करते हैं। 2 और 6 8 है, 4 और 6 10 है, 2 और 4 6 है। क्या हमें दो सतह को जोड़ने पर कहीं पर भी 7 मिला? नहीं मिला। 7 नहीं मिला, मतलब डाइस हमारा कैसा है? स्टैंडर्ड है। और डाइस जब स्टैंडर्ड है तो हमें पता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो वो हमसे पूछ रहा है 6 के अपोजिट, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 6 के अपोजिट 1 होगा। अगर वो हमसे पूछा 4 के अपोजिट तो हम कहते 3 होगा। अगर वो हमसे कहता 2 के अपोजिट तो हम कहते 5 होगा। हम दूसरी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि जिसके भी अपोजिट हमसे वो पूछेगा, जिस संख्या के भी अपोजिट हमसे पूछता है, उसे हम 7 में से अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इससे आगे हम देखते हैं नॉर्मल डाइस को। नॉर्मल डाइस स्टैंडर्ड डाइस से अलग होगा, बस थोड़ा सा ये है। जब हमने क्वेश्चन देखा, लिखा हुआ है 8 6 और 5, देख हमने जैसे ही देखा कि 1 और 6 हमें दिखाई दिया, कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या थी कि दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना मिल गया? 7, तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं रहा।
और जब स्टैंडर्ड नहीं रहा तो एक ही पास हमारे पास बचता है, वो कौन सा होगा? नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी पहचान के बारे में बता करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है या फिर 7 होगा। यानी कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग हमारे पास क्या होगा? 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होगा, नॉर्मल डाइस में 7 होगा। अब जब यहां पर ही हमें 7 मिल गया, इसका अपोजिट में तो 7 नहीं होगा। तो जब ये बात आती है नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए जिसका कोई भी मानक निश्चित नहीं है, और जब इसका मानक निश्चित नहीं है तो इसका कोई भी रूल भी नहीं होगा, और जब कोई रूल नहीं होगा तो याद रखिएगा इसमें कभी भी कंफर्म आंसर निकल के नहीं आता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो डायस हमारे पास ये दिया होगा एक, और एक ये दिया होगा। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज है क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी 7 नहीं मिल रहा, तो हमारे पास मानक था, हमारे पास रूल था कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो हम बड़े आराम से निकाल देते हैं कि 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट 6 होगा। कंफर्म आंसर निकल के आ जाता है। जब यहाँ पर कोई रूल नहीं है, कोई मानक फिक्स नहीं किया गया, तो यहाँ पर कभी भी कंफर्म आंसर निकल के नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमसे पूछता है कि भाई 1 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो आपस में निकटवर्ती सतह होंगी वो तो उसके अपोजिट कभी हो ही नहीं सकती, और जब वो चीज अपोजिट नहीं हो सकती तो वो तो आंसर में आएंगी ही नहीं। तो क्या कहेंगे हम कि जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 3 सतह में दिखाई दे रही है, 3 सतह में दिखाई नहीं दे रही है, जो 3 सतह में दिखाई नहीं दे रही है वही उसके अपोजिट होंगी। जैसे कि हम कहें 1 के अपोजिट तो 2, 3 या 4, हम कहें 2 के अपोजिट, हम कहें 5 के अपोजिट तब भी 2 या 3 या 4, हम कहें 6 के अपोजिट तब भी 2 या 3 या 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइज में कंफर्म आंसर आता है और नॉन स्टैंडर्डाइज में कंफर्म आंसर निकल के नहीं आता। ठीक है, इसीलिए जो एग्जामिनर होता है ज्यादातर स्टैंडर्डाइज से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो ज्यादातर नॉन स्टैंडर्डाइज का होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी मानक तय नहीं होता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, अभी हमने जो पढ़ा वो केवल एक डाइस के ऊपर बात थी कि अगर सिंगल डाइस दिया होगा तो हम पहचान कर लेते हैं स्टैंडर्ड है तो आंसर निकल आएगा, पहचान कर लेते हैं नॉर्मल है तो आंसर निकल आएगा। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो 2 आकृतियों के अंदर बात करेंगे, यानी कि 2 डाइस हमारे पास दिए होंगे इस तरीके से। जो 2 डाइस हमारे पास दिए होंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए ये जो डाइस दिया है 2, 5 और 3 है, और ये जो डाइस हमारे पास दिया है 5, 4 और 3 है। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर दिया होगा वो हम कैसे निकालेंगे, चेक करके। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि ये दोनों जो डाइस दिए हैं, जो दोनों डाइस दिए हैं हमारे पास 5 और 2 7, 6 और 1 7, दोनों जो डाइस दिए हैं वो किस तरीके के डाइस दिए हैं? दोनों डाइस नॉर्मल डाइस हैं। और जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ये हमारा पहला रूल है डबल डाइस में, जिसे हम कहते हैं निकटतम का रूल, निकटतम का नियम। इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो भी हमारे एडजस्टिंग सरफेसेस होंगी, जो हमारी निकटवर्ती सतह होंगी, वो तो आपस में कभी भी अपोजिट हो नहीं सकती। तो हम इससे बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए उसने पूछा कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो देखिए 5 के विपरीत सतह पर हमने निकालना है, तो बताइए देखो 5 के निकटवर्ती कौन कौन सी? एक तो 3 है, नहीं होगा, एक 2 है, ये भी नहीं होगा। अगर हम इधर बात करते हैं तो 5 के अपोजिट 1 है, अपोजिट नहीं होगा। 5 के, और यहां पर अगर हम बात करते हैं निकटवर्ती में तो 5 के निकटवर्ती 6 है, ये भी अपोजिट नहीं होगा। यानी कि 5 के जो निकटवर्ती सतह यहां पर हमारे पास दी गई है वो कहीं भी अपोजिट नहीं होंगी। जैसे कि 2, 3, 6 और 1 जो 5 के निकटवर्ती सतह थी ये कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। और 5 के अपोजिट हमने पूछा है तो क्या बचा हमारे पास?
तो हमारे पास जो बचा वो बचा केवल 4, यानी कि 5 के अपोजिट जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 4। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि जिसके अपोजिट पूछा होगा और उसमें जो कॉमन दिया होगा, हम क्या देख रहे हैं? कॉमन देख रहे हैं। तो यहां पर जो भी निकटवर्ती सतह थी वो तो अपोजिट नहीं हो सकती, और जो निकटवर्ती सतह वो अपोजिट नहीं हो सकती, तो जो बचा हुआ होगा वही तो अपोजिट होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब भी ये दो नॉर्मल डायस दिए होंगे, जब भी दो नॉर्मल डायस एक साथ दिए होंगे और इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे कि जो निकटवर्ती हैं वो तो अपोजिट होंगे नहीं, तो जो बचा हुआ होगा वही अपोजिट होगा। तो हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। चल आगे देखते हैं। इसी को अगर हम अल्फाबेट्स में लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन नंबर में ना देके वो अल्फाबेट में आपको देता है, किस तरीके से कि ए बी सी लिख दिया और उसने लिख दिया है बी डी और ई, इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि जो भी उसने पूछा बताइए बी के अपोजिट क्या हो, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी जिसके अपोजिट पूछता है वो उसके साथ जो सतह दी गई होंगी वो तो अपोजिट नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम बात करें कि बी के साथ में सी दिया है तो अपोजिट नहीं होगा, बी के साथ में ए दिया है तो अपोजिट नहीं होगा, बी के साथ में डी दिया है तो अपोजिट नहीं होगा, और बी के साथ में ई दिया है तो भी अपोजिट नहीं होगा। तो ए सी डी ई तो अपोजिट नहीं हो सकते, तो बी के अपोजिट में क्या होगा? आपका एफ होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है हमारा जिसमें हमें दो डाइस दिए गए होंगे और उसे हम कहते हैं दो सतह कॉमन का नियम। जैसे कि ये कहेगा हमसे 2, 3 और 5, यहां पर हमसे कहेगा 3, 5 और 6। दूसरा नियम क्या है? दो सतह कॉमन का नियम। ठीक है, दो सतह कॉमन। दो सतह कॉमन का मतलब जब भी दो डाइस दिए होंगे उनमें हमें कितनी सतह कॉमन दी गई होंगी? दो सतह कॉमन दी गई होंगी। जैसे कि 2 और 3 5 है, यहां पर 3 5 6 है, तो हमें दिख रहा है कि 3 और 5 दोनों में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं? तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें दो सतह कॉमन दिख जाएं, तो याद रखिएगा वो जो कॉमन सतह हैं वो काट दी जाती हैं और जो बची हुई सतह होती हैं वो आपस में अपोजिट हो जाती हैं। जैसे कि जो हमने सतह कॉमन थी वो काट दी हैं और बचा हमारे पास 2 और 6 है, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। एग्जामिनर जो हमसे पूछता है वो 99% अगर डबल डाइस में दो सतह कॉमन करके देगा तो वो यही पूछेगा जो हमारे पास बच रहा होगा। 1% चांस ऐसा है वो हमसे ये पूछे जो सतह हमने काट दी थी उसके अपोजिट क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 के या 3 के अपोजिट, तो हम कंफर्म आंसर नहीं बता सकते। इसमें हम नॉर्मल डाइस वाला रूल फॉलो करते हैं कि जैसे कि जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हम लिख देते हैं आंसर में। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई हमारे पास ना तो 1 कहीं पर दिया है और ना हमारे पास 4 कहीं पर दिया है, तो हम कहेंगे 5 के अपोजिट 1 या 4 में से कुछ होगा। ऐसे हम कहेंगे 3 के अपोजिट 1 या 4 में से कुछ होगा। हमें कोई भी कंफर्म आंसर नहीं पता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहीं पर अगर वो हमसे कह दे भाई कि दो डाइस दिए हैं हमारे पास और एक में ए लिखा है, एक में सी लिखा है, एक में ई लिखा है। एक में हमारे पास सी दिया है, एक में हमारे पास ई दिया है, एक में हमारे पास एफ दिया है। तो फिर से वही बात है, हमने देखा कि ई और सी कॉमन है, ई और सी कट गए, बचा क्या क्या? ए और एफ बचा, तो ए के अपोजिट एफ होगा और एफ के अपोजिट ए होगा। अगर हमसे पूछता है वो ई के अपोजिट या फिर सी के अपोजिट, तो जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि बी या डी में से कुछ भी हो सकता है, हमें कोई कंफर्म आंसर नहीं पता चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में। ये एक ऐसा नियम है जिससे डाइस का कोई भी सवाल बचेगा नहीं। अगर कोई भी डाइस का सवाल इस तीसरे नियम से हल नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन गलत होगा। अगर
सही क्वेश्चन होगा तो इस वाले नियम से तो जरूर होगा। और अभी जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं उसमें हमने बात करी थी केवल नॉर्मल डाइस के ऊपर। अब जो तीसरा तरीका होगा वो चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो, चाहे नॉर्मल डाइस हो, चाहे एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का डाइस हो, वो सब में अप्लाई होगा। ठीक है, देखते हैं। उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज का नियम। समझते हैं इसके बारे में। ये क्या है, हमारे पास दो डाइस दिए गए होंगे और याद रखिएगा ये जो नियम होगा वो ये तब फॉलो होगा जब हमारे पास केवल और केवल एक सतह कॉमन होगी। जो हमने फर्स्ट वाला किया था उसमें केवल मैंने आपको बताया था कि जब वो नॉर्मल डाइस होगा तभी फॉलो होगा, और वहां पर भी हमें एक ही सतह कॉमन मिल रही थी, लेकिन यहां पर भी हमें एक ही सतह कॉमन मिलेगी। लेकिन अंतर ये है कि ये चाहे नॉर्मल डाइस हो, चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो, चाहे स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, सब में फॉलो होगा। केवल इसका फर्क इतना है और ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, ये आप देख लीजिए। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है 1 2 3 2 6 5, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा देखो, आप दिख रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड वाला डाइस है और ये हमारा नॉर्मल वाला डाइस है। तो जब भी दो डाइस दिए हो तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, क्योंकि ये तो सब में काम करेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों स्टैंडर्ड हैं, दोनों नॉर्मल हैं, एक स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। हमको करने का तरीका सेम लगाना है। जैसे कि सतह कौन, हमने देखा क्या लिखा हुआ है, एक सतह कॉमन। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि हमारे पास कॉमन कौन सी सतह दी गई है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो कॉमन दिया गया, ये इस वाले डाइस का दो है, ये इस वाले डाइस का दो है। हमने दोनों को लिखा और हमारा नियम क्या कहता है, क्लॉकवाइज का नियम है। इसका मतलब है कि जो सतह हमारी कॉमन है उस सतह से हमें क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में हमारी घड़ी चलती है उसी दिशा में हमें घूमना है। और किससे घूमना है, जो सतह कॉमन है उस जगह से घूमना है। देखिए, अगर मैं इस वाले डाइस में कॉमन दो था और इससे क्लॉकवाइज घूमता हूं तो सबसे पहले क्लॉकवाइज घूमने पर मुझे मिलेगा 3, ठीक है, और फिर उससे मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे मिलेगा 1। अब इसके बाद तो फिर से वही शुरू हो जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। अब हम दूसरी डाइस में देखते हैं कि हमें 2 के बाद जो कॉमन था उसके बाद हम घूमते हैं क्लॉकवाइज तो हमें क्या मिला, 6 मिला, और उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, अब जब हमने इतना निकाल लिया तो हमने देखा कि भाई 1 के सामने हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 के जो अपोजिट होगा वो 5 होगा और 5 के जो अपोजिट होगा वो 1 होगा। सेम 3 के सामने क्या है, 6, तो 3 के अपोजिट 6 होगा और 6 के अपोजिट 3 होगा। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि डाइस में 6 सतह होती हैं, 6 नंबर भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कितने नंबर और कितनी सतह दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 सतह दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि छठी सतह पर तो सेम नंबर है। तो हम क्या करें भाई, तो क्या जो सतह हमारी छूट गई, जो सतह हमारी छूट गई उसे हम इस कॉमन वाले एक जगह से हटा के उसको लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 2 के सामने जो होगा वो 4 होगा और 4 के सामने जो होगा, 4 के अपोजिट जो होगा वो 2 होगा। जैसा कि हमने पहले वाले रूल में किया था कि जो सतह कॉमन होती है उसमें उसका अपोजिट वो संख्या होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही होती है। ठीक है, तो ये वाला तो हम पहले रूल से भी निकाल सकते हैं कि भाई जो कॉमन है उसके अपोजिट वो संख्या होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये तो कॉमन के लिए बात थी केवल, अगर वो उसके अपोजिट पूछे कि भाई जो कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो जो नहीं कॉमन है उसके अपोजिट पूछना है तो फिर हमें रूल लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज वाला, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो सतह कॉमन होती है उससे हमें क्लॉकवाइज घूमना होता है, जिससे हमारे सारे के सारे आंसर निकल के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें दिया है उसने बी सी डी और फिर उसने दिया है सी ए एफ। क्लियर, अब उसने अल्फाबेट हमें दिए हुए हैं। अभी हम नंबर्स पे बात कर रहे थे, अभी हमें अल्फाबेट दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, एक सतह कॉमन जो हमारे पास दी गई है वो कौन सी है। तो हमने देखा कि इसमें हमें एक सतह कॉमन जो दी गई है वो सी दी गई है। दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। और जैसा कि हमें पता है कि क्लॉकवाइज हमें घूमना है, तो किससे घूमते हैं हम, जो सतह कॉमन होती है उससे घूमते हैं। तो हम इस वाले में घूमते हैं, तो देखो सी के बाद क्या आएगा घूमने पर, डी, डी के बाद क्या आएगा घूमने पर, बी, यहां पर सी के बाद क्या आएगा, ए, और यहां पर ए के बाद क्या आएगा, एफ। तो हमने देखा कि बी के सामने एफ है तो बी के अपोजिट एफ होगा। हमने देखा डी के सामने ए है तो डी के अपोजिट ए होगा। और मैंने आपको बताया कि कॉमन के अपोजिट वो चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही होती है। तो अगर ए टू एफ की बात करें तो हमें बीच में ई कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब सी के अपोजिट जो होगा वो हमारा ई होगा। क्लियर है यहां तक। ये जो तीसरा नियम है क्लॉकवाइज वाला, ये एक ऐसा नियम है जिससे हमारे सारे डाइस के क्वेश्चन हल हो जाते हैं। क्लियर। चलिए इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।